तो फाइनली मैं एक और ब्रांड न्यू सीरीज लेके आ ही गया। और हाँ देखो, मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। देखो अब मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है तुमको सुनाने के लिए, तो स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो यार, ये जो स्टोरी है ना, ये तुमको कहीं ना कहीं सोलो लेवलिंग वाली वाइब देगी, क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो जिनवू का चचेरा भाई है। आई मीन हाँ, शकल से दोनों सेम ही लगते हैं। और रही बात स्टोरी की, तो उसके बारे में मैं तुमको कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला, तुम बस देखो और इन्जॉय करो। कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा था, और वो कहता है, लो क्या हम लोग भाई की तरह नहीं थे? हमने मिलकर जिंदगी और मौत को छू के ये लड़ाई लड़ी थी, तो आखिर तुमने ये मेरे साथ क्यों किया? और तभी जो दूसरा पर्सन है वो कहता है, क्या तुम्हें अभी भी वो दिन याद है जिस दिन ये डिजास्टर स्टार्ट हुआ था? दुनिया के हर कोने से मॉन्स्टर्स आने लगे थे और उन्होंने हर जगह पे तबाही मचा दी थी। और बाद में उस अजीब स्पेस को हमने नाम दिया था सीक्रेट रियलम। और कोई भी अगर उस सीक्रेट रियलम के कांटेक्ट पे आता था तो उसको पावर्स मिलती थी, जिसको हम क्लासेस कहते थे। और सीक्रेट रियलम से लड़ने के लिए हमने क्लासेस होल्डर्स की एक आर्मी बनाई और हमेशा हम जीतते गए। और इसी तरह से हमने ट्रिपल एस रैंक के सीक्रेट रियलम को भी कॉन्करर कर लिया। और इसी वजह से हमें तुमको भी एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि तुम अभी अपने कंट्रोल पे नहीं हो। एक पावरफुल क्लास होल्डर आराम से एम्पायर के अंदर डिस्ट्रॉय मचा सकता है, और अगर वो कोई तुम्हारे जैसा हो जो कि ट्रिपल एस रैंक तक को सरपास कर चुका है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमी है। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है वो हमेशा रॉयल फैमिली के कंट्रोल में रहनी चाहिए, क्योंकि वही एम्पायर को अच्छे से चला सकते हैं। और इतना सुनते ही हमारे हीरो का खून उबल जाता है और वो गुस्से से चिल्ला कहता है, अच्छा तो यही रीजन है जिसकी वजह से तुमने मेरे फैमिलीज और मेरे टीममेट्स को मारा? लेकिन वो जो पर्सन है वो कहता है, मैंने ये सब एम्पायर के लिए किया था। और तभी जो अपना हीरो है वो गुस्से से कहता है, लो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। लेकिन तभी उसके बॉडी में ब्लास्ट होने लगते हैं और उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो सीधा नीचे गिर जाता है। और तभी जो लू है उसके पास कहता है, तुम ऑलरेडी अपने आर्मर को खो चुके हो, और जब ये एक्सप्लोड हो गया तब तुम्हारे बॉडी में जितने भी घाव थे उसके अंदर कंपाउंड पॉइजन घुस चुका है। और क्योंकि तुम अभी जस्ट ट्रिपल एस रैंक के वॉर को सरवाइव करके आए हो, इसलिए तुम्हारे बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम इस पॉइजन को रेजिस्ट कर सको। और बस इतना ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे लिए पूरी आर्मी लेके आया हूँ। और इसी तरह से मैं तुमको आखिरी रिस्पेक्ट शो करूंगा। जहाँ पे हमारा जो हीरो था वो मरते मरते उसको उन दोनों की पुरानी यादें आने लगती है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है, अच्छा मेरे भाइयों के साथ मेरी लाइफ ये सब बकवास था, ये सब झूठ था, सब फेक था। लेकिन तभी अपने एमसी को एक आवाज़ आती है कि तुम्हारी जो हिडन स्किल है मिरर वर्ल्ड, वो अपने एक्टिवेशन कंडीशन को मीट कर चुकी है। और तभी उसकी वो जो स्किल है वो उसके सामने आ जाती है और उसे पता चलता है ये एक अल्टीमेट स्किल है जो कि हर एक चीज़ को रिवर्स कर सकती है। और हम देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे मर तो जाता है, लेकिन उसकी जो सोल है वो एक अनंत गहराई में गिरने लगती है। और उसके बाद हम कुछ डेकेड्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे कुछ टीनेजर्स ने एक लड़के को रस्सी से बांध के पेट पे टांग रखा होता है, और उसके बाद तो उसको ना बहुत भला बुरा कह के उसको पीटने लगते हैं। और तभी वहाँ का जो लीडर होता है वो कहता है, दोबारा से रस्सी छोड़ो। और इतना कहते ही एक बंदा वापस से रस्सी को ढील देता है, जहाँ पे जो लड़का है वो पानी के अंदर गिर जाता है। और उसको डूबते हुए देख के ये लोग बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, इनको बहुत मजा आ रहा होता है। और इधर वो जो लड़का है वो अपने मन में ही सोचा होता है, आखिर क्यों मेरे साथ ये क्यों होता है? आखिर ये लोग हमेशा मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों करते हैं? और हम देखते हैं इसकी आवाज़ को हमारा जो हीरो है वो सुन लेता है और सोचा होता है, आखिरकार ये कैसी नॉइस है? और उसके बाद हम वापस से बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक लड़का वहाँ पे पीछे से डरता हुआ बोलता है, नहीं ऐसा मत करो, वो सच में मर जाएगा। लेकिन तभी वो जो लीडर होता है वो कहता है, अच्छा अगर वो सच में ही मरने वाला है तो वो खुद के ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज़ क्यों नहीं कर लेता? वैसे भी यही तो उसकी क्लास है चैंटर की, हालांकि वो बस अपनी थोड़ी सी हेल्थ को ही रिस्टोर कर सकता है। और उसके बाद वो उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन दूसरी जगह में तुम जरा अपने आप को देखो, तुम कितने ज़्यादा फेक हो नहीं, क्योंकि तुम्हें तो हमें इसके पास लेकर आए हो, तुम्हारी वजह से हम इसे ढूंढ पाए। अगर ये मर जाता है तो ये क्या तुम्हारी गलती नहीं होगी? लेकिन तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम लोग। लेकिन उसकी बात को पूरा करने से पहले ही वो बंदा कहता है, अच्छा लगता है तुम भी डूबना चाहते हो, मैंने सही कहा ना? वैसे भी एक पंचिंग बैग का खुद का ओपिनियन होना ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और उसके बाद तो उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, तो मैं नहीं पता ना कि आखिर तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, रुको मैं दिखाता हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे से ना बहुत तेज से रोशनी आने लगती है और इसको देख के वो पूरा शॉक हो जाता है। और तभी वहाँ पे देखते हैं कि कोई चीज़ अपीयर होती है, और इसको देखते ही ये सब यहाँ से भागने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या एक सीक्रेट रियलम? आखिरकार यहाँ पे एक सीक्रेट रियलम कैसे अपीयर हो गया? जल्दी से यहाँ से भागो, ये एक नया सीक्रेट रियलम है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और तभी हम उस चश्मे वाले बंदे को भी देखते हैं जो भी सोचा होता है मुझे ही भागना चाहिए। लेकिन तभी उसको अपना वो बंदा दिखता है जिसको ये लोग पीट रहे थे, और वो सोचा होता है लेकिन ये तो अभी भी यहीं पे है। और उसके बाद वो सीधा उसको बचाने के लिए जाने लगता है और सोचा होता है सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, पहले मुझे उसे बचाना होगा, मैं उसे यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता।
लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे से ना बहुत सारे मॉन्स्टर्स अपीयर हो चुके थे। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और वो बहुत ही जल्दी से उसके रस्सियों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ना बहुत तेजी से बंधा हुआ था, वो खोल नहीं पा रहा था। और तभी एक मॉन्स्टर सीधे उसके ऊपर ना हमला करने के लिए आता है, लेकिन एंड टाइम पे वो जो लड़का जो बंधा हुआ था वो उसको दूर हटा के बचा लेता है और सडनली उस मॉन्स्टर के ऊपर ना अपना एक स्पेल कास्ट करता है, जहाँ पे वो बोलता तो कुछ और स्पेल है, लेकिन उस मॉन्स्टर के ऊपर ना हीलिंग स्पेल यूज हो जाती है और उसको पता चलता है कि उसने बेसिक हीलिंग का यूज किया है, जिससे ये जो ग्रूट डीमन है उसकी हेल्थ बिल्कुल ही नहीं बढ़ी, क्योंकि उसकी हेल्थ ऑलरेडी फुल थी। और इसको देख के वो जो चश्मे वाला लड़का होता है उसकी तो फट जाती है और वो कहता है कि आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो, तुमने उस चीज को हील क्यों किया। और उसके बाद ना वो अपनी एक शील्ड बना के ना उसको बचाता है। और इन सब चीज़ों को देख के जो अपना हीरो होता है वो सोच में पड़ जाता है और उसके बाद अपने स्टेटस विंडो को देखता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका नाम यहाँ पे यूनची है और उसकी क्लास चेंटर है। और इसको देख के वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार चेंटर उसकी क्लास क्यों है। और वो अपने आप को भी देख के कहता है, यूनची ये तो मेरी बॉडी नहीं है और आखिर मैं हीलिंग स्पेल क्यों यूज़ कर रहा हूँ। लॉजिकली अगर कोई भी सीक्रेट रियलम के कॉन्टेक्ट पे आता है तो वो ना एक सिस्टम के साथ जुड़ जाता है, जो कि उसको रैंडमली एक स्टार्टिंग क्लास देती है। और इसे तो अनचेंजेबल होना चाहिए था, क्योंकि बाद में सीक्रेट रियलम के अंदर जाके फाइट करके वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं, जहाँ पे वो लोग और भी ज़्यादा पावर्स को गेन करते हैं और उनके क्लास के पावर को बढ़ाते हैं। लेकिन क्या मुझे एक वॉरियर नहीं होना चाहिए था जो कि अपने पीक में पहुंच चुका था। मुझे अभी वही चीज़ याद आ रही है। आई थिंक मैंने उस स्किल का यूज़ किया था जिसको कि मिरर वर्ल्ड कहा जाता है। और उसके बाद मुझे बस इतना ही याद है कि मैं मिरर वर्ल्ड पे ट्रैप हो गया था जब तक मुझे एक रोते हुए और मरते हुए लड़के की चीख ना सुनाई दी। तो क्या इसका मतलब मैं उसके बॉडी के जरिए रिजरेक्ट हो गया? वैसे ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊं, लेकिन मुझे फिर भी उसे थैंक्स कहना होगा, क्योंकि उसने मुझे एक और लाइफ दी है बदला लेने के लिए। और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो चश्मा वाला लड़का होता है वो कहता है, यूनची यहाँ पे मॉन्स्टर और भी ज्यादा आते जा रहे हैं, मैं मैक्सिमम बस 3 को ही संभाल सकता हूँ, इसलिए आके मेरी मदद करो। लेकिन इधर जो यूनची होता है वो सोचा होता है अभी के लिए ये बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इवन ये जो छोटे छोटे मॉन्स्टर्स हैं ये भी इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उनके इस स्पीड के साथ मैं यहाँ से कभी भी नहीं भाग सकता। और उसके बाद ना वो उसके सारे स्किल्स को देखते हैं, जहाँ पे उसके पास 3 स्किल्स होते हैं। एक होता है बेसिक हीलिंग स्पेल, एक होता है कंट्रोल वाइन और एक होता है बेसिक अटैक ब्लेड, जो कि ना 30 MP कंज्यूम करेगा और ये ना 30 सेकंड तक चलेगा, जहाँ पे ये उसके अटैक को बूस्ट कर देता है 5% से। और इसका इफेक्ट तब एंड हो जाएगा जब ये सारे माना को कंज्यूम कर लेगा। और ये सब देख के जो अपना हीरो होता है वो सोच रहा था मुझे इनको पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं और इस 5% अटैक पावर के साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, इनमें से कोई भी स्किल मेरे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। चेंटर ये क्लास सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस है, ये जितने भी स्किल्स हैं वो सारे सपोर्ट टाइप के हैं। नो मैटर मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं बाकी क्लास से बहुत ज़्यादा नीचे रहूंगा। इसी वजह से स्टार्टिंग से ही इस बंदे को हमेशा हर चीज़ से अलग किया जा रहा था और ये सब सोचते हुए वो उन मॉन्स्टर को डॉज भी कर रहा था। लेकिन उसे इस चीज़ के बारे में भी पता लगाना था कि आखिरकार उस सिचुएशन से बचे कैसे। और तभी उसको स्किल के बारे में याद आता है, मिरर वर्ल्ड। और वो सोचता है अब उसको बस उसी स्किल के ऊपर ही रिले करना होगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन उसे अभी तक नहीं पता होता कि आखिरकार वो उसे यूज कैसे करे। और उसके बाद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर उसका यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन ना वो फेल हो जाता है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाता। और इसको देख के वो भी सोच रहा होता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हुए। लेकिन ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे और भी ज़्यादा मॉन्स्टर अपीयर होने लगते हैं। और इसको देख के वो चश्मे वाला बंदा इतना ज़्यादा डर चुका होता है कि सीधा वो नीचे ही बैठ जाता है। और वो देखता है तो उसके सामने बहुत बड़ी मॉन्स्टर की पूरी आर्मी खड़ी थी। और तभी जो अपना हीरो होता है यूनची, वो ना एक पत्थर के ऊपर यूज़ करता है उस एबिलिटी को, लेकिन उसमें भी वो ना फेल हो जाता है और उसको लो लेवल बताता है। और तो ये जो मॉन्स्टर्स हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, जहाँ पे जो अपना हीरो है वो सोचा होता है ये तो स्टोन के ऊपर भी काम नहीं आ रहा, क्या लेवल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई है या मेरा लेवल ही बहुत ज़्यादा लो है, क्या इसे यूज़ करने के लिए कोई मिरर सरफेस चाहिए जैसे कि उस टाइम पे तालाब थी। और उसके बाद वो एक डीमन के ब्लेड के ऊपर ना उसका यूज़ करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है और उसको बताया जाता है कि लो लेवल। और इस सब को देख के वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि ये जो सो कॉल्ड मिरर वर्ल्ड है उसे सच में एक रिफ्लेक्टिव सरफेस की जरूरत है, लेकिन जो लेवल इशू है वो अभी तक ठीक नहीं हुई। और उसके बाद जो लुइची होता है ना वो हर एक चीज में उसका यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह में वो ना फेल हो रहा होता है और उसका लेवल डिफरेंस का ही बस रीजन आ रहा था। जहाँ पे तभी जो चश्मे वाला बंदा होता है वो कहता है, हे अपना ये घटिया ना सपोर्टिंग स्किल यूज करना बंद करो, मैं ज्यादा देर तक इनको नहीं रोक सकता। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत तेज लाइट चमकती है और वहाँ पे ना उन सब मॉन्स्टर का बॉस मॉन्स्टर अपीयर होता है, जो कि सुपर हीरो सिंड्रोम होता है, जिसका लेवल था 10। और इसे देख के वो जो चश्मे वाला बंदा है उसकी फट जाती है और वो कहता है,
मैं तो गया, मुझे इस तरह के एलाइट मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कम से कम लेवल 10 का होना पड़ेगा। और उसके बाद वहाँ पे उसकी हालत पतली हो जाती है, जहाँ पे जो यूनची है वो उसके सील के ऊपर ना उसकी एबिलिटी को यूज करने की कोशिश करता है और उसको नोटिफिकेशन आता है कि तुमने मिरर वर्ल्ड की एबिलिटी को क्वाउजी के बेसिक स्किल के ऊपर इस्तेमाल किया है, लेकिन वो चीज फेल हो जाती है और सिस्टम बताती है कि तुम उसकी स्किल को रिवर्स नहीं कर सकते जो कि तुम्हें बिलोंग नहीं करती। और ये देखते ही वो पूरा खुश हो जाता है और कहता है मैं किसी और के स्किल में इसे यूज नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं अपने स्किल में इसे यूज कर सकता हूँ। और उसके बाद वो अपने मिरर वर्ल्ड की स्किल को अपने वाइन कंट्रोल पे यूज करता है, जहाँ पे उसकी जो वाइन कंट्रोल है वो सक्सेसफुली रिवर्स हो जाती है। और देखते ही देखते वहाँ पे बहुत ज्यादा कांटे आके ना उन मॉन्स्टर को मारने लगते हैं और उसे पता चलता है उसने ना केओटिक थ्रोन नाम की स्किल को यूज किया है, जो कि एक रिवर्स स्किल है, जो कि उसने अपने उस वाइन को रिवर्स करके इस स्किल को बनाया है। और उसके बाद हम वापस उस चश्मे वाले बंदे को देखते हैं जिसके ऊपर वो एलाइट मॉन्स्टर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसके मुंह पे आगे एक जोरदार मुक्का लगता है और वो साइड हट जाता है। और इसको देख के वो जो चश्मा वाला बंदा है वो शौक हो जाता है कि ये सब लुइची ने किया था। और जो लुइची है वो सोचा होता है अच्छा तो ये ऐसे काम करता है, मेरी स्किल की इफेक्ट्स कम्प्लीटली रिवर्स हो चुके हैं। जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी जो पहली स्किल थी वाइन कंट्रोल, जो कि 10 MP कंज्यूम करती थी, वो ना एनिमी की तरफ ना एक वाइन को लॉन्च करती थी जिसके चांसेस थे कि वो अपने टारगेट को पकड़ ले। लेकिन उसको रिवर्स करने के बाद ये बन जाती है केओटिक थ्रोन, जो कि वही सेम 10 MP कंज्यूम करेगी, लेकिन ये ना थ्रोन्स अपने एनिमी की तरफ भेजेगी जिसके पास के चांसेस होते हैं कि वो उनको कंफ्यूज कर सके। और हम इधर अपने लुइची को देखते हैं जो कि सोचा होता है अच्छा तो ये है असली पावर मिरर वर्ल्ड स्किल की। अगर ये मेरे यूजलेस स्किल को इतना ताकतवर बना सकती है तो मैं जानना चाहता हूँ कि तब क्या होगा जब मैं अपने बाकी स्किल्स को रिवर्स करूंगा। मिरर वर्ल्ड सच में SSS रैंक के भी ऊपर की हिडन स्किल है। ये बस उस स्किल को रिवर्स ही नहीं करती बल्कि उसके जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उनको भी इनहांस कर देती है। अगर मैं इस स्किल को पहले यूज करता रिवर्स करने से पहले तो जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता और मैं इन सबको 2 या 3 सेकंड के लिए ही बांध पाता। और उसके बाद वो अपनी जो दूसरी स्किल होती है ब्लेड ऑफ बेसिक अटैक, जो कि 20 MP लेती है और उसकी जो ड्यूरेशन है वो 30 सेकंड तक है और ये ना बस एक ही यूनिट के अटैक पावर को 5% से बढ़ा देती है और वो ना वापस डीएक्टिवेट हो जाती है जब उसके MP खत्म हो जाती है। लेकिन जब उसको वो रिवर्स करता है तब वो बन जाता है ट्रिक ब्लेड और ये ना 40 MP कंज्यूम करेगी, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है वो पूरे 1 मिनट तक रहेगी और हर टाइम जब भी MP स्पेंड होगा ये 10% अटैक पावर गेन करेगा। और उसके बाद वो स्किल का यूज़ करता है जहाँ पे उसके हाथों में एक ब्लेड आ जाता है और उसको सिस्टम बताता है कि तुम्हारे पास अब बस 60 सेकंड बचे हैं। और ये सब देख के जो अपना हीरो होता है वो सोचा होता है जब तक मेरी ये स्किल एक्टिव है तब तक मैं कोई भी स्किल यूज़ करूँ वो उसके अटैक पावर को बूस्ट कर देगा। लेकिन तभी वो देखता है ना कि उसका लेवल 1 बढ़ जाता है और वो चेक करता है तो उसका लेवल अब 6 हो चुका था। और इसे देख के जो अपना हीरो है वो सोचा होता है ऐसा लग रहा है कि अच्छे खासे मॉन्स्टर मर गए हैं और ये जो मॉन्स्टर है ये एक्चुअल में डिसेंट अमाउंट के XP दे रहे हैं। और तभी उसके ऊपर एक हमला करता है जिसको कि अपना MC ब्लॉक करते हुए कहता है परफेक्ट टाइमिंग। और उसके बाद वो देखता है कि उसकी जो MP है ना वो फुल हो चुकी है और वो खुश होते हुए कहता है अच्छा जब भी लेवल अप होता है तो मेरी MP फुल हो जाती है। और उसके बाद वो अपने उसी ब्लेड को टेस्ट करने के बारे में सोचता है और देन वो एक एक करके हर एक अटैक से उन सब के ऊपर हमला करता है और मॉन्स्टर्स को मारते जाता है, जहाँ पे एंड पे आते आते उसकी जो अटैक पावर है वो प्लस 120% हो चुकी होती है और उसके पास बस 44 सेकंड बचे होते हैं। और इसे देख के जो अपना MC होता है वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा आसानी से 2.2x अटैकिंग पावर तक बढ़ चुका हूँ। और उसके बाद वो सीधे उस एलाइट मॉन्स्टर के पास जाता है हमला करने के लिए और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है ये जो स्किल है ये नॉर्मल स्किल से बहुत ही ज़्यादा आगे है और एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है और उसके बाद उसका पेट। और इसको देख के वो जो चश्मा वाला लड़का होता है वो कहता है कि ये क्या ये सच में यूनची है, एक लेवल 5 का चैंटर, वो भी इस तरह के पावर के साथ। और इधर हम अपने MC को देखते हैं जो कि उसके साथ लड़ते हुए सोचा होता है मेरी अभी लेवल 6 के स्टैट्स के साथ मेरी जो MP है वो 120 है और मैं हर सेकंड 1 MP गेन करता हूँ और अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं अपना बेस्ट करके भी 2.3x तक ही अपने अटैकिंग को बढ़ा सकता हूँ। और उसके बाद वो उस मॉन्स्टर को मार देता है और कहता है और मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ बहुत ही मुश्किल से ही 11 लेवल के एलिट मॉन्स्टर्स के साथ लड़ सकता हूँ। और ये सब कह के वो खुश हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ना एक और मॉन्स्टर बाहर आता है और इसको देख के अपना MC शॉक हो जाता है क्योंकि ये मॉन्स्टर 21 लेवल का था, जो कि आते ही अपने ही साथी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। और इसको देख के वो जो चश्मे वाला बंदा है उसकी तो फट जाती है, लेकिन जो अपना MC होता है ना वो सोचा होता है क्या एक लेवल 21 का हिडन बॉस, वो भी इस सिगरेट रियलम में। और तभी जो बॉस है ना अपने MC के ऊपर हमला करने के लिए आता है और अपना जो MC है ना अपने स्वॉर्ड लेके उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपना जो केओटिक थ्रोन्स है उसका यूज़ करके उसको बांध लेता है। लेकिन उससे वो मॉन्स्टर ना इम्यून होता है जिसकी वजह से वो अपने MC के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जो चश्मा वाला बंदा है ना सीधे उसके सामने आ जाता है और अपने शील्ड का इस्तेमाल करता है
लेकिन उसे देख के अपने एमसी को ना उसके अंदर किसी और की झलक दिखाई देती है, जो कि उसे कहता है, इडियट, मैंने तुमको कहा था ना रस नहीं करना है, आखिर तुम मेरी बातें सुनते क्यों नहीं हो। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वो जो चश्मे वाला बंदा है ना उसकी सील टूट जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में सीधे पीछे जाके गिरता है। और इसको देखते ही वो सीधे ना उसके पास भागते हुए जाता है और उसको हील करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बस एक ही एचपी रिकवर होती है, जहाँ पे वो सोचा होता है कि ये जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है। और उसके बाद तो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ हीलिंग पोशंस है, और वो कहता है कि हाँ मेरे पास एक है, और अपना एमसी कहता है उसे पी लो। और उसके बाद तो बाकी मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं और काफी की हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम है। और वो ये भी देख रहा होता है कि उसकी अभी जो करंट पावर है उसके साथ वो इस बॉस के साथ अभी नहीं लड़ सकता। लेकिन वो फिर भी वो चश्मे वाले बंदे से कहता है तुम बस यहाँ पे 1 मिनट तक रुको, मैं उनको संभाल के आता हूँ। और इसको देखो चश्मे वाला बंदा शौक हो जाता है, और तभी जो अपना एमसी है वो सीधे जाकर ना सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। और जब उसके वो जो ब्लेड की पावर थी उसको खत्म होने में बस 8 सेकंड बचे होते हैं कि तभी उसका लेवल अप हो जाता है, जिससे उसकी जो एमपी है वो फुल्ली रिस्टोर हो जाती है और वो दोबारा से उस एमपी का यूज करके अपने टाइम को बढ़ाने लगता है। जहाँ पे तुम्हें पता होगा कि वो हर बार उसके हर एक बार जब भी वो एमपी को कंज्यूम करेगा उसकी अटैक पावर बढ़ती जाएगी। वैसे इस तरह से उनको मार मार के आखिरकार उसका जो अटैक पावर है वो 400% तक हो जाता है। और वो सोच रहा होता है मेरा जो टिक ब्लेड है वो अभी बस 1 मिनट तक ही रुक सकता है, और तभी उसका फिर से लेवल अप होता है। और वो कहता है कि मुझे जो क्योटिक थ्रोन है उसको 40 बार यूज़ करना होगा 50 सेकंड के अंदर, जिससे मैं लेवल 10 में पहुंच जाऊंगा। और इस तरह से उसको लड़ते हुए देख के वो चश्मे वाला बंदा बहुत ज़्यादा शौक हो चुका होता है। लेकिन तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जिसका कि बस लेवल अप होते जा रहा होता है, होते जा रहा होता है। और तभी वो जो मॉन्स्टर है फिर से अपने एमसी के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार जो अपना एमसी है उसका लेवल 12 हो चुका था और उसका जो ट्रिक प्लेट है उसकी अटैक पावर हो चुकी थी 510%, और उसके पास बस 9 सेकेंड ही बचे होते हैं। और वो कहता है अब बहुत हो चुका, और उसके बाद वो एक ही अटैक में वो जो मॉन्स्टर है उसके हाथों के टुकड़े कर देता है, जिससे वो जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्लाता है, लेकिन एक आखिरी स्लैश के साथ जो अपना एमसी है उसको ख़त्म कर देता है। और इसको देख के वो जो चश्मे वाला बंदा है वो कहता है कि क्या उसने इसे मार डाला, कहीं मैं एक सपना तो नहीं देख रहा। एक लेवल 5 का चैंटर पूरे के पूरे सीक्रेट रियलम को अकेला ही खत्म कर गया। और हम देखते हैं इन सब से जो अपना एमसी है ना उसका और 3 लेवल बढ़ चुका होता है, और अब उसका करंट लेवल 15 है। और उसके बाद वो जो चश्मे वाला बंदा है वो धीरे धीरे अपने एमसी के पास आते हुए कहता है यूनची क्या ये सच में तुम हो। और हम देखते हैं जो अपना एमसी है उसको उसका सिस्टम बोलता है कि यहाँ पे जो ड्रॉप लूट है उसको उठा लो। और तभी जो चश्मे वाला बंदा है वो कहता है क्या तुम इतनी जल्दी इतने स्ट्रांग बन गए। और तभी जो अपना एमसी है उसको उसी बंदे की याद आती है जिसकी झलक उसे उसके अंदर दिखाई दी थी। और वो कहता है क्वाओजी एक बात बताओ कि आखिरकार क्वाओ बैन वैन के साथ तुम्हारा रिलेशन है क्या। और ये सुनते ही वो जो चश्मे वाला बंदा है क्वाओजी वो शौक होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर का बचपन का नाम कैसे पता। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो सोचा होता है कि क्या ग्रैंडफादर, इसका मतलब वो एक्चुअल में बैनमैन का ग्रैंड सन है। वही अजीब सा फेस उस कमीने का ये ग्रैंड सन निकला। क्या सारे लोग क्या तो मारे नहीं गए थे। और उसके बाद वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर है वो अभी, और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी वो रिप्लाई देता है कि अभी उनको इस जगह में गुजरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे यहाँ पे बेइज्जत करने की ज़रूरत नहीं। और ये सुन के अपना एमसी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बेइज्जत। और तभी क्वासी कहता है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम अब तक अपनी जो असली स्ट्रेंथ है उसको छुपाते हुए आ रहे थे, क्यों। छोड़ो, वैसे भी चलो अब हम वापस से स्कूल की तरफ जाते हैं। कल हमारे स्कूल पे ऑर्गेनाइज्ड विजिट है, हमें मॉडर्न मेमोरियल हिस्ट्री पे जाना होगा, अगर हम उसको स्किप कर देते तो हमें नोटिस मिलेगा। और ये सब सुन के वो सोच रहा होता है मेरी जो आइडेंटिटी है वो अभी भी सेफ नहीं है, ये एक्सपोज हो सकती है। अगर मैं ज़्यादा अंदर घुसने की कोशिश करूंगा तो उसे मेरे ऊपर डाउट हो सकता है। और उसके बाद वो उसे कहता है कि चलो फिर चलते हैं। और वो जाते हुए सोचा होता है मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल, हाँ देखना पड़ेगा, उसके अंदर वो सारे रिकॉर्ड्स होंगे कि आखिरकार मेरे मरने के बाद यहाँ हुआ क्या था। और उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे सिटी के अंदर वो लोग कोई अपने विजिट के लिए जा रहे थे, लेकिन हमारा जो एमसी है वो तो पूरी दुनिया को देख रहा था। और सोचा होता है टाइम सच में बहुत जल्दी आगे बढ़ चुका है, बहुत सारे साल आगे जा चुके हैं और बहुत सारे चेंजेस भी आ चुके हैं। मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि सीक्रेट रियलम के एटम का यूज़ करके इन लोगों ने पावर कैरेज बना लिया है, और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपीयर हो चुकी हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हालांकि इनमें से कुछ चीज़ मैंने किसी सर्टेन रियलम पे देखा हुआ है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये क्या कोई बस नॉर्मल मॉन्स्टर के ड्रॉप्स नहीं है जो कि हम रियलम से बाहर लेके आ जा सकते हैं
और तभी हम देखते हैं कि वो एक अंगूठी को पहनता है जो होता है चेम्बरा बोन रिंग, जिसका लेवल 14 था। और उसके बाद ना हमें पास्ट की बातें बताई जाती है कि लोग सिगरेट रियलम से बहुत ज्यादा परेशान थे, स्पेशली वो ट्रिपल-एस रैंक के सिगरेट रियलम जो कि अचानक से अपीयर होकर हर जगह में तबाही मचाती। हर कोई डर में रह रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे किंग लुओ आए जिन्होंने एक आर्मी को लीड की। भले वो लड़ाई बहुत ही ज्यादा तकलीफ भरी थी, लेकिन उन्होंने आखिरकार सिगरेट रियलम को कॉन्करर कर ही लिया। लेकिन एंड मूवमेंट पे उनको प्लानिंग करके उनके साथ गद्दारी की गई। और तुम लोगों को शायद पता होगा कि आखिरकार वो कल्प्रिट कौन है। और हमें पता चलता है ये सारी चीजें एक टीचर ना इन सबको बता रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कोने में जो अपना एमसी है ना, वो एक बुक को पकड़ते हुए कह रहा होता है इक्विपमेंट और स्किल बुक्स इस तरह के वो हम इन्वेंटरी में पकड़ के बाहर ला सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको सिगरेट रियलम के बाहर खरीद या बेच भी सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम इन्वेंटरी पे प्लेस नहीं कर सकते उसको तो बॉस को मारने के बाद गायब हो जाना चाहिए था। आखिरकार मेरे मरने के बाद यहाँ क्या क्या हो चुका है। और उसके बाद वो एक दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है, और इसे भी अपना एमसी बहुत गौर से देख रहा होता है कि तभी वो जो टीचर होता है वो कहता है ये है हमारे किंगडम के सुप्रीम रूलर और एम्परर है जिन्होंने सिगरेट रियलम के डिजास्टर को खत्म किया, और इनका नाम है लुओ हुई। और जैसे कि तुम में से हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि ये जगह वही बैटल फील्ड है जहाँ पे वो फेमस रिवेलियन वॉर हुई थी। युनची ये वही पर्सन है जिसके ऊपर किंग सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन एंड पे आके उसी ने ही उनके साथ गद्दारी की। और ये सब अपना एमसी सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है अच्छा तो चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ी हैं। हमने क्लियरली ट्रिपल-एस रैंक के सिगरेट रियलम को ख़त्म किया और हमें क्लियरली एम्बूज भी किया गया, लेकिन वो करने वाले तुम थे लुओ। और तभी हम उस टीचर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना ज़्यादा पेनफुल था किसी से धोखा खाना, वो भी इस तरह के गॉड लाइक सिचुएशन पे। लेकिन हमारे जो किंग थे अपने खून के आखिरी कतरे तक उनसे लड़ते रहे, और फाइनली हीरो डीन कुंग की मदद की वजह से वो जो रिवेलियन था वो सक्सेसफुली खत्म हुआ। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी सोच रहा होता है कि क्या डिंकुन, अब ये नमूना कौन है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो सारे लड़के आ जाते हैं जो कि उसको पहले बांध के पीट रहे थे, और लोग इनको देख के कहते कि गाइस तुम लोग अभी भी जिंदा हो, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, तुम वहाँ से बच के कैसे बाहर आए। और तभी जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है क्या वो लोगों ने नहीं कहा था कि जो सिगरेट रियलम है ऑलरेडी क्लियर हो चुका था। एक न्यूली सिगरेट रियलम का इतनी जल्दी क्लियर हो जाना, सच में उसके आसपास कोई एक्सपर्ट होगा। लगता है ये लोग बहुत ज्यादा लकी थे कि उन एक्सपर्ट्स ने इनको देख लिया। और हम देखते हैं जो बाकी स्टूडेंट होते हैं ना वो बात करने लगते हैं ये तो डिंगी है, ये तो डिंगू है, आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या एक न्यू सिगरेट रियलम, क्या एक और रियलम का डिजास्टर सामने आने वाला है, और क्या ये लोग सच में उससे सरवाइव कर गए। अब ये सब बातें ना तो लड़कियां भी सुन रही होती हैं। अब इन लड़कियों के ऊपर थोड़ा फोकस डाला गया है तो शायद ये आगे जाके अपने एमसी की माल बन सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता। और तभी जो डिंगजियो होता है वो सीधे कॉ के पास आता है और कहता है तुम लोग बहुत ज़्यादा लकी थे गाइस जो वहाँ से बच गए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उस दिन हम लोग मरने वाले थे और तुम ही थे जो हमें उस सिगरेट रियलम पे लेके गए थे, तो आखिरकार तुम उस चीज़ का कर्ज कैसे अदा करोगे। और तभी ये सुनते ही जो कहो होता है वो कहता है ये क्लियरली तुम्हारी गलती थी, मैं तुम्हारा रिपोर्ट करूंगा। लेकिन तभी वो उसके सर को पकड़ते हुए कहता है हे आखिर तुम्हारे सर पे चल क्या रहा है, ऐसा लग रहा है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जरा सामने उस मूर्ति की तरफ देखो जहाँ पे हीरो के पैरों के नीचे तुम्हारा ग्रेट ग्रैंड फादर कैसे जमीन चाट रहा है, वो साला गद्दार क्वाओ इन। और हाँ मैं बता दूं ये जो क्वाओ इन है वो उसके जो ग्रेट ग्रैंड फादर जिसके बचपन का नाम बैनमैन था उसका असली नाम है। और तभी वो बंदा फिर से उसे कहता है देखो तुम उसी के ही डिसेंडेंट हो उस गद्दार के, तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे साइड कोई लेगा। और उसके बाद ना वो सबके सामने उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर सकते हो लेकिन तुम मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की इंसल्ट नहीं कर सकते। और ये देख के ना वो भी पूरा शौक हो जाते हैं, और बाकी जो स्टूडेंट है वो देखने लगते हैं कि अगर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर ये लोग किस चीज़ में लड़ रहे हैं। और एक बंदा कहता है अरे ये तो डिंग्यू है, और उसके तो ग्रैंडफादर क्या वो हीरो नहीं थे। और उसके बगल में जो बंदा है वो तो मुझे क्वाउजी लग रहा है, ये तो उसी का ही डिसेंडेंट है ना उस गद्दार का। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई हीरो के बारे में ये सारी बकवास करने की। इसके ग्रैंडफादर ने बहुत से लोगों को अंधाधुंध मारा है, अगर उस टाइम पे हीरो नहीं आते तो उसका ग्रैंडफादर कितने लोगों को मार चुका होता। और जो क्वाउजी है वो तो बस चुपचाप सुन रहा होता है और कुछ कह ही नहीं पा रहा होता। और तभी जो डिंग होता है ना वो फिर से चिल्लाते हुए कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे पीछे क्या कहो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे ग्रैंडफादर की इंसल्ट करने की। और तभी वहाँ पे टीचर आता है और क्वाउजी के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है माफी मांगो। देखो क्वाउजी जो हीरो है उसने तुम्हारी फैमिली को छोड़ दिया था, इसलिए तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, कम से कम तुम उनकी बेइज्जती तो मत करो। और ये सब सुन के जो क्वासी है वो तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर उसने कुछ गलती नहीं की, फिर उसको ये सब क्यों सुनना पड़ रहा है। और तभी जो डिंगी होता है ना उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है
देखा अगर मैं इन सब के सामने तुमको ना पीट भी दूं ना तब भी लोग मुझे ही चीयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक पागल कुत्ते की मदद नहीं करेगा, स्पेशली ऐसा कुत्ता जिसको कि हर कोई हेट करता है। और क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि एक हीरो का डिसेंडेंट जो कि मैं हूँ, मैं कभी गलत हो सकता हूँ? और उसके बाद वो हंसते हुए कहता है, इसीलिए मैं अपने ग्रैंडफादर के ऑनर के लिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़। और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी उसके मुंह पे आके एक लात लगता है और वो सीधे उड़ता हुआ जाके नीचे गिरता है। और उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना एमसी था। और इसे देखे जो काउजी है वो भी शौक हो जाता है। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है, हाँ, हीरोज के फैमिली के अंदर किसी के पास भी टाइम नहीं था अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेट करने का। और इस तरह से अपने एमसी को देख के जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो बात करने लगते हैं, ये तो यूंची है, ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुका है और उसने एक्चुअली हिम्मत की है डिंग्यू को मारने की। क्या वो पागल हो चुका है? और इसके अलावा वो कहना क्या चाहता है? क्या वो भी हीरो के फैमिली को इंसल्ट करना चाहता है? और तभी एक और बंदा कहता है, जहाँ तक मुझे याद है ये तो बस लेवल 5 का एक सबसे कमजोर क्लास का पर्सन है, तो आखिरकार इसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? और तभी जो डिंग्यू होता है ना वो हंसते हुए कहता है, तुम बस एक पंचिंग बैग हो, तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था, लेकिन जब मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं था तब तुमने हिम्मत की मुझे मारने की, अब तुम्हें तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसके बाद और उसके बाकी दो नमूने सीधे अपने एमसी के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन जो अपना एमसी है ना वो बिना कुछ मेहनत के सीधे बहुत ही तेजी से जाके उन तीनों को ही नॉक कर देता है। और डिंग्यू को इस तरह से बहुत आसानी से मार खाता हुआ देख के जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं ना वो भी शौक हो जाते हैं कि आखिरकार इसने इन तीनों को पेल कैसे दिया। और इधर डिंग्यू भी बहुत ज्यादा शौक में होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिरकार एक लूजर ने उसको कैसे पेल दिया। जो स्टूडेंट है ना वो भी बात करने लगता है कि देखा उसे, वो कितने ज्यादा आराम से मार खा गया, क्या वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है? और ये सब सुन के जो डिंग्यू होता है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी रेज वाली स्किल को एक्टिवेट करता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार एक लेवल 5 का ट्रैश सपोर्ट क्लास का बंदा मुझसे स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? ये बस उसका एक लकी शॉट होगा। और उसके बाद वो अपने फायर फोर्स्ड हैमर को निकालता है जिसका अटैक पावर 314 था। और उसके बाद वो पूरी तेजी से अपने एमसी के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है, तुम्हारी ओपनिंग कुछ ज्यादा ही बड़ी है। और उसके बाद वो खींच के उसके मुंह में एक पंच मारता है और इसे देख के वो बंदा सदमे में होता है कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है। लेकिन इतने में ही अपना एमसी उसको एक और लात मार के नीचे पटक देता है। और तभी वहाँ पे एक और गार्ड आता है और चिल्लाते हुए कहता है, हे यहाँ पे हो क्या रहा है? और जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो बात करने लगते हैं, क्या डिंग्यू एक ही बार में नॉक हो गया? क्या ये सच में एक हीलर है? और इसी तरह से वो लोग बहुत सारी बातें करने लगते हैं। और ये जो दो लड़कियां इनको हमें वापस से दिखाया जाता है, मतलब हाँ डेफिनेटली ये अपने एमसी के माल बनेंगे। और तभी वो जो गार्ड है ना वो टीचर से कहता है, इस एरिया में फाइटिंग करना बैन है, अगर यहाँ पे कुछ डैमेज हो गया तो उसको कौन भरेगा? तुम अपने स्टूडेंट को कंट्रोल क्यों नहीं करते? और इतना सुनते वो जो टीचर है वो सीधे अपने एमसी के पास जाते हुए कहता है, एक हीरो को इंसल्ट करना क्या काफी नहीं था जो तुम अभी हिम्मत कर रहे हो उसके डिसेंडेंट को इंसल्ट करने की? बेशरम कहीं के। और उसके बाद ना वो अपना एक डंडे जैसा औजार निकालता है और उससे वो अपने एमसी को हमला करने वाला होता है कि जो अपना एमसी है वो पहले ही उसके ऊपर अटैक करके उसे तोड़ देता है। और इसे देख के जो बाकी के लोग होते हैं सारे शॉक हो जाता है। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है, यहाँ पे बेशरम वाली बात ना बाद में की जाएगी, लेकिन टीचर आपको तो फेयर होना चाहिए ना। लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप बस डिंग्यू के साइड की स्टोरी ही सुन रहे हो। क्या आपने उनसे घूस ले रखी है या बस आपको उसके फैमिली से डर लगता है? और ये सुधे जो टीचर वो कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, आखिरकार मैं कैसे? लेकिन तभी वो अपने एमसी के हाथों में ना वो रिंग देखता है और वो सोचा होता है, ये इक्विपमेंट हालांकि मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं किया लेकिन उसने उसको ब्लॉक कर दिया। और तभी जो अपना एमसी वो कहता है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है टीचर आप इतने भी ज़्यादा फेयर हो। और ये सुनते ही जो टीचर होता है वो कहता है, ऑफकोर्स हम लोग डेफिनेटली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे और सच्चाई के पास पहुँचेंगे। और ये सब कहते हुए वो सोचा होता है, अगर उसके पास इक्विपमेंट कहाँ से आए, क्या उसके भी बैग में किसी का सपोर्ट है? और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो अपनी रिंग को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी रिंग 37% डैमेज हो चुकी है। और सोचा होता है, हालांकि ये एक एपिक क्वालिटी है लेकिन ये स्टील एक ऐसा इक्विपमेंट है जो बस लेवल 21 के लॉर्ड ने ड्रॉप किया है, लेकिन 33 लेवल के टीचर के लिए ये कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो उस टीचर से कहता है, ठीक है फिर अब हम दोनों को पनिशमेंट के तौर पे इस हॉल से एक्सपेल कर दीजिए। और इससे पहले कि टीचर कुछ और कह पाता जो अपना एमसी हो कहता है, क्वाजी चलो यहाँ से। और ये सुनते ही वो भी अपने एमसी के पीछे पीछे चला आता है। लेकिन इनके पीछे हम बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि उसने तो टीचर के भी अटैक को ब्लॉक कर दिया, क्या ऐसा कोई स्टूडेंट कर भी सकता है? और उसके बाद वो लोग जैसे ही वहां से चले जाते हैं ना, वैसे जो टीचर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से कोई डिंग्यू के ऊपर हीलिंग स्पेल का यूज करो। और उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे ये दोनों बाहर आ जाते हैं और अपना जो एमसी है वो सोच रहा होता है, अच्छा तो कोई भी नहीं बचा। और जो बैनमैन है वो भी वो सो कॉल्ड हीरो के हाथों मारा गया। और उसके बाद वो क्वाजुई की तरफ देखते हुए सोचा होता है, अगर मैं अब इसको कुछ पूछूं तो ये बिना कुछ सोचे मुझे जवाब देगा। और उसके बाद वो क्वाजुई से कहता है, वैसे मेरी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, इसलिए क्या तुम मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें बता सकते हो वो हीरो डिंगकुन के बारे में? और ये सुनते ही वो कहता है कि क्या हीरो डिंगकुन? और वो घबराते हुए कहता है, देखो मुझे ठीक से नहीं पता कि मैं ठीक से याद कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन कहा जाता है कि उसको जो फेमस विलेन था यूनची
उसके बारे में पता चल गया था एडवांस में ही, इसलिए वो ट्रिपल एस रैंक के डंजन में छुप के बैठा था ताकि वो उसके ऊपर हमला कर सके। और इसी तरह से वो जो रिविलियन क्राइसिस था वो खत्म हुआ था। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है कि क्या डंजन के पास एम्बुस, और उसको ना अपनी पिछली लाइफ की सारी यादें आने लगती है कि कैसे उन्हीं के ऊपर ही एम्बुस किया गया था और वो कुछ कर भी नहीं पाया था। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे उसे बताने लगता है कि जो हीरो टिंकून है वो क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए बचपन में सोचता था, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की और जब उसको किंग ने प्रमोट किया तो वो बहुत जगह जाके क्राइसिस को सॉल्व करने लगा। जैसे तुम्हें पता होगा वो जो फेमस कैटेक्लिज्म था विंटरफॉल सिटी पे। और ये सुनते ही अपना एमसी भी सोचा होता है कि क्या विंटरफॉल सिटी, और तभी उसको ना उसके पुराने लाइफ की यादें आने लगती है जहाँ पे वो उस सिटी में जाके लड़ा था। और उसके बाद तो उसे पूछता है और आखिर उस स्वॉर्ड के बारे में क्या जो कि उस स्टैचू ने पकड़ रखी थी। और ये सुनते ही वो रिप्लाई देते कि अच्छा वो जो फ्लाइंग क्लाउड स्वॉर्ड थी, ऐसा कहा जाता है कि वो जो स्वॉर्ड था उसे उस ट्रेटर यूनची को एग्जीक्यूट किया गया था और वो एक टॉप टायर का वेपन था। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो गुस्से से सोच रहा होता है ना कि मेरी ग्लोरी और अचीवमेंट्स इसने चुरा है बल्कि मेरे स्वॉर्ड्स तक को अपना बना लिया। अब मैं सबसे पहले डिंगकुन को ही मारूंगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम डिंग फैमिली के कंपाउंड को देखते हैं जिसके बाहर बहुत सारे ऐसे 30 लेवल से ऊपर वाले सोल्जर थे जो कि हर तरफ नजर रख रहे थे। और यहीं पे हम देखते हैं कि अपना एमसी और क्वाजी आए हुए थे। और तो जो क्वाजी होता है वो कहता है देखो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं, अगर हम छुप के अंदर घुस भी जाते हैं तो जैसे ही डिंगी आएगा वैसे ही हम दोनों का यहाँ पे पत्ता कट जाएगा। लेकिन इधर जो अपना एमसी है वो तो सोचा होता है हालांकि मैं उस हीरो डिंकुन को डायरेक्टली मारना चाहता हूँ, लेकिन जैसे क्वाजी ने मुझे बताया डिंकुन हमेशा अपने सारे टाइम हाई लेवल के डंजन में बिताता है और मेरे पिछले लाइफ की तरह हम ऐसे फ्रीली किसी भी डंजन के अंदर नहीं घुस सकते। यहाँ पे हर एक हाई लेवल डंजन के बाहर मिलिट्री पहरा दे रही होती है और अंदर जाने के लिए हमें स्पेशल पास की जरूरत होती है। हालांकि डिंग उनके फैमिली के घर पे वो पास जरूर होगा। और उसके बाद तो क्वाजी से कहता है क्या उनकी फैमिली के लिए इतना सारा गार्ड रखना जरूरी है, वो तो बस डिंग के डजन से या उससे ज्यादा ब्रांचेस में से एक ही तो है ना। और ये सुनते ही वो बोलता है आखिरकार वो एक हीरो के डिसेंडेंट है, आफ्टर ऑल उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ही एक डंजन बना हुआ है। और इस उनके जो अपना एमसी है वो भी शौक होते हुए पूछता है कि क्या एक डंजन, वो भी उनके घर पे। और जो क्वाजुई होता है वो कहता है लो लेवल के जो डंजन्स है उनको बहुत टाइम से प्राइवेटली खरीदा और बेचा जा रहा है और ये एक ऐसी चीज है जो कि हम जैसे बिना पावर और बिना इन्फ्लुएंस के लोगों के लिए बस एक सपने की तरह है। और जो डिंगू है उसके चारों तरफ हमेशा गार्ड्स रहता है, इसलिए वो आसानी से किसी मॉन्स्टर को ग्राइंड करके लेवल अप कर सकता है जब भी वो चाहे। लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स बस जो स्कूल डंजन प्रैक्टिकल्स होते हैं उसी के अंदर ही मॉन्स्टर को मार के ग्राइंड कर सकते हैं और इसके लिए भी हमें एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। और इस के जो अपना एमसी कहता है ये एरा सच में बहुत ज़्यादा बदल चुका है। और उसका तो क्वाजियो से पूछता है क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे जो बंदा जितना ज़्यादा अमीर और पावरफुल है उसके लेवल उतने ही ज़्यादा हाई होते हैं। और ये सुनते ही जो क्वाजियो होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जितने भी ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं वो ग्रेजुएट होने के बाद यूजुअली 15 या 20 लेवल के होते हैं और जैसे वो स्कूल से बाहर निकल जाते हैं उनके पास डंजन का एक्सेस नहीं होता, इसलिए वो उसी लेवल पे ही रह जाते हैं। लेकिन अगर तुमको डंजन से रिलेटेड कोई जॉब मिल जाती है लाइक माइनर और रेंजर नेशनल डंजन में, तो तुम अपने मिडिल एज तक 30 लेवल तक पहुंच जाओगे। जितने भी गार्ड्स उसके घर के बाहर है वो सारे उसी लेवल्स के हैं। और अगर तुमको उससे भी हाई लेवल का जाना है तो तुम्हें आर्मी में ज्वाइन होना पड़ेगा या तो किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गिल्ड, मिलिट्री, एकेडमी, स्कूल्स, इन सब में जाना होगा, तब जाके तुम अपने जो लेवल है उसको और ज़्यादा हाई बढ़ा सकते हो। और ये सुन के जब एमसी है वो भी सोच रहा होता है अगर मुझे पावरफुल बनना है तो मुझे वो पास कुछ भी करके चाहिए। और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी जो क्वाजुई होता है ना वो कहता है चलो यहाँ से वापस चलते हैं, यहाँ पे जो लेवल का गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है, फर्क नहीं पड़ता तुम कितने ज़्यादा स्किल्ड क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा उस गार्ड के सामने कोई भी मैच नहीं है। और इधर जो अपना एमसी है वो भी सोच रहा होता है मेरी करंट स्टैंड के हिसाब से मैं अभी हीरो को नहीं मार सकता। और रही बात सुप्रीम किंग लुओ की तो उसे तो छोड़ ही दो क्योंकि वो बहुत ही लेयर के प्रोटेक्शन के अंदर घुसा हुआ है। हालांकि जो स्काउटिंग स्किल्स होती है वो लेवल 3 के आसपास मिलती है जो कि जनरली स्मॉल एरिया स्किल्स होती हैं जैसे कि ईगल आई, इनहांस्ड हियरिंग, रेड स्पिरिट और समनिंग। ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि काफ़ी नहीं है पूरे इंटायर मेंशन को कवर करने के लिए। और वैसे भी ये कोई लाइफ और डेथ वाला डंजन तो है नहीं, इसलिए ज़्यादातर गाड़ियाँ पे बहुत ज़्यादा चिल है और ये काफ़ी है मेरा अंदर जाने के लिए। और उसके बाद वो बहुत तेज़ी से वहाँ से जंप करके निकल जाता है। और उसके बाद वो एक दीवार के ऊपर चढ़ते हुए सोचा होता है अगर मैं कंपेयर करूँ अपने पुराने लाइफ से तो जो नॉर फ्लेम्स थे हाई लेवल के डंजन के अंदर उसकी जगह पे तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं। और तो जो क्वाजुई होता है वो कहता है अगर हम अंदर घुस भी जाते हैं तो अंदर एक प्राइवेट डंजन है जहाँ पे हम बिना किसी मतलब के मारे जा सकते हैं। लेकिन वो इतना कह ही रहा होता है कि अपना एमसी उसको उठा लेता है और कहता है क्वाजुई क्या तुम अपने लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते। और जो क्वाजुई होता है वो कहता है ऑफकोर्स मैं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या हम किसी तरह से किसी गिल्ड में घुस के ये सब नहीं कर सकते। और उसके बाद लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो कहता है अगर तुम एक बार गिल्ड में घुस जाते हो तो क्या तुम सच में चीज़ों को बदल सकते हो कि तुम एक गद्दार के ग्रेट ग्रैंड सन हो।
क्वाजुई, और उसे भी एक पर्सन की डेस्टिनी बस प्रेजेंट में ही चेंज हो सकती है, ना कि बस ये सोचने से कि क्या हो, ये करूं वो करूं। ऐसे से कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम खुद नहीं कुछ करोगे। कम से कम ये जो डेंजन है जो मेरे सामने है उसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला। इसलिए तुम अपने आप से ही डिसाइड करो कि आखिर तुम्हें क्या करना है, खुद यहाँ पे पड़े रहना है या मेरे पीछे आना है, ताकि तुम अपनी तकदीर को चेंज कर सको। और ये सब कहते हुए अपना एमसी मन में सोच ही रहा होता है, क्या तुम्हारा डिसेंडेंट वही चीज़ चूज करेगा जैसे कि तुमने चूज किया था। और हम देखते हैं क्वाजुई भी वही चूज करता है, वो उसके पीछे आने लगता है। और तो जो अपना एमसी है वो उसे कहता है कि 1 मिनट के लिए चुप रहो। और वो चेक करता है तो यहाँ पे कोई भी स्काउटिंग टाइप की समनिंग स्किल नहीं थी, इसीलिए जब तक वो पूरा शांत रहता है तब तक वो उनकी नजरों से बच के वहाँ से निकल सकता है। और उसके बाद वो क्वाजुई को पकड़ के उनसे छुप के घर के अंदर घुस जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो लोग ना उनके फैमिली के कंपाउंड में आ जाते हैं, जहाँ पे जो अपना क्वाजुई होता है वो कहते हैं आखिर वो क्या है। तभी वो सामने देखते हैं तो कोई चीज चमक रही होती है, और इसको देखे जो अपना एमसी वो कहता है ये तो एक डंजन है जो कि अंडरग्राउंड है। और उस डंजन के अंदर ना कुछ ज़ॉम्बी टाइप के मॉन्स्टर थे जिनके लेवल 6 से लेके 8 तक था। और इसको देख के जो अपना एमसी वो कहता है इनके जो लेवल्स है वो पिछले डंजन से थोड़े से हाई है, लेकिन यहाँ के जो मॉन्स्टर्स के नंबर है वो इतने ज़्यादा नहीं है। शायद जो डेंग्यू की फैमिली है वो इसको रेगुलरली क्लियर करती होगी। और उसके बाद वो क्वाजुई से कहता है वहाँ पे बस 2 छोटे छोटे मॉब्स है, तुम जाके वहाँ पे ट्राई क्यों नहीं करते। और ये सुनते ही जो क्वाजुई होता है वो कहता है कि क्या मैं और उनसे लड़ूं, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं उनसे जीत सकूं। लेकिन वो फिर भी चाहता हूं उनसे लड़ने के लिए, और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट किया। और तो जो मोस्टर है उसको हमला करने के लिए आ ही रहा होता है कि वो कहता है मुझे पता था कि मैं यहाँ पे पहला जाऊंगा, मुझे घर जाना है। और तभी अपना एमसी उससे कहता है तुम्हें कम से कम मुझसे लड़ने की कोशिश तो करनी चाहिए। और जो क्वाजुई होता है वो कहता है आखिरकार मैं इनसे कैसे लड़ूं, मुझे कोई मौका भी तो मिलना चाहिए। लेकिन अपना एमसी उसे भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ यार, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और ये सुनते ही वो अपने शील्ड से एक ज़ॉम्बी को पीछे हटाता है, लेकिन तभी उसके पीछे ना एक और ज़ॉम्बी वाला मॉन्स्टर आके हमला करता है। और इसे देख के जो क्वाजुई होता है वो थोड़ा पैनिक कर जाता है, लेकिन वो फिर भी उससे बच जाता है। और जो अपना एमसी है उसे देख के सोच रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था इसका टैलेंट बहुत ज्यादा बढ़िया है, और बस इतनी सी है कि वो हमेशा हर जगह पे पैनिक कर जाता है, इसलिए वो डिफेंड के अलावा कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। लेकिन उसकी जो सबकॉन्शियस जजमेंट है और जो स्पेशल पोजीशनिंग है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, इसीलिए ऐसा हमेशा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में है, लेकिन उसकी हेल्थ ज्यादा ड्रॉप नहीं होती। और इधर हम क्वाजुई को देखते हैं जिसके की सील टूट जाती है, और वो सोचा होता है मैं वो ज्यादा देर तक यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकता, मेरी आंखें तक दुखने लगी है इन सबको देख देख के। लेकिन तभी अचानक से अपना एमसी आता है और कुछ ही हिट में उनको खत्म कर देता है। और सोच रहा होता है तुम्हारे ग्रेट सन ने अपना पहला कदम उठा ही लिया। जहाँ पे हम क्वाजुई को देखते हैं जिसका लेवल अप हो चुका था और वो अभी लेवल 7 में पहुंच चुका है। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है ये जो एक्सपीरियंस है वो उसके हिस्सेदारी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है, और अगर तुमने इनको ऐसे दूर नहीं फेंका होता तो मैं अगर इनको मार देता तो तुम्हें ज़्यादा एक्सपी नहीं मिलती। हम देखते हैं अपने एमसी के हाथों में जो स्वॉर्ड होती है ना वो एक बोन ब्लेड है जो कि किसी के लेग बोन से बनी है, और जिसका अटैक पावर है 62, और इसका जो स्पिरिचुअल अटैक है वो है +11। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो क्वाजुई से पूछता है तुमने अपने जो एट्रीब्यूट पॉइंट्स है उनको कैसे एलोकेट किया। और जो क्वाजुई होता है वो कहता है स्पिरिट को छोड़ के बाकी सब में मैंने इवनली उनको डाल दिया है। और तभी जो अपना एमसी है वो उसे पूछता है सील्ड बेरियस नॉर्मली अपने जो पॉइंट्स होते हैं उनको एजिलिटी पे तो नहीं डालते, क्यों, ऐसा ही होता है ना। और ये सुनते ही जो क्वाजुई होता है वो कहता है अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे स्कूल में पार्टी ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि हर किसी को स्लो मूव करने वाले जो सील्ड वॉरियर है उनके लिए वेट करना होता है, जिसकी वजह से जो बाकी लोग हैं वो उनके मॉन्स्टर्स को उनसे छीन लेते हैं। और तभी अपना एमसी उसे बताता है तुम्हें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 60 लेवल हो जाएंगे तुम्हें एडवांस क्लास प्रमोशन के लिए सारे एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बेस्टियन फोर्ट्रेस क्लास जिसके लिए तुम्हें 60 स्टेमिना और 90 डिफेंस की जरूरत होती है, इसीलिए तुम रेंडमली किसी में भी तुम ऐसे पॉइंट्स नहीं जोड़ सकते। और जो क्वाजुई होता है वो कहता है यहाँ का जो नॉर्मल पर्सन है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल भी 40 तक पहुंचता है, तो आखिरकार मैं लेवल 60 तक कैसे सोच सकता हूँ जो कि एस रैंक है। जो अपना एमसी है ना उसे कंधे में हाथ रखते हुए कहता है लेकिन अब से तुम अब एस रैंक के बारे में सोचना चालू करोगे, ना कि बस एस रैंक बल्कि उसके आगे तक। ये सुन के जो क्वाजुई होता है वो तो पूरा शौक ही हो जाता है। और इधर जो अपना एमसी है वो भी सोच रहा होता है जैसे कि कहा गया था मुझे भी अपने क्लास एडवांसमेंट के लिए प्लान करना चाहिए। मेरी जो सपोर्ट क्लास है वो बस कम बैक कर पाई, वो भी बस उस हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड की वजह से। अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो शायद मैं चेंज, और इतना सोच रहा होता है कि तभी उसको नोटिफिकेशन आता है कि उसकी जो मिरर वर्ल्ड है ना वो अपडेट होने के लिए उसके अंदर 2000 EXP पॉइंट जुड़ गए हैं। और इसको देख के वो पूरा शौक हो जाता है और सोच रहा होता है क्या मेरी मिरर वर्ल्ड वाली हिडन स्किल लेवल अप हो सकती है। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। देखो एक न्यू सीरीज़ के पहले एपिसोड के हिसाब से मुझे पता है कि ये थोड़ा सा छोटा हो गया, क्योंकि मैं नॉर्मली 1 घंटे की वीडियो बनाता हूँ या तो उससे ऊपर का बनाता हूँ, लेकिन ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया, 20 मिनट कम है। देखो यार मेरा एक्चुअल में ना आज ना वो गोल्डन पैलेस वाला डालने का प्लान था,
लेकिन ये जो सीरीज़ थी ना, ये मैंने इसके जब 2 या 3 चैप्टर आए थे ना, तभी इसका रिकॉर्ड करके रख दिया था और उसके बाद मैं भूल ही गया था कि भाई इसके चैप्टर वेप्टर भी आ रहे हैं और इसको भी रिकॉर्ड करना है। तो इसीलिए यार मैंने आज इसको करके डाल दिया है। और हाँ, गोल्डन पैलेस वाली मैं कल डाल दूंगा आधे घंटे की वीडियो, और अगर ये वीडियो अच्छा खासा बूस्ट पकड़ लेती है तो मैं इसका अगला पार्ट डाल दूंगा कल। वैसे भी ज़्यादा चैप्टर और बचे नहीं है, जितने भी बचे उन सबको मिला के डाल दूंगा। और हाँ, मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था। अब उसका कोई रीज़न नहीं है, मैं बस आलसपंती में लेटा हुआ था, ओके, और कुछ रीज़न नहीं है, बस मन नहीं गया, मैंने नहीं बनाया था। अब मन कर गया अचानक से तो मैं बनाने बैठ गया। यार मुझे गालियाँ पड़ेंगी। वैसे वो सब छोड़ो, अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।